गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर संगीता कुमारी। इसके पिछले वीडियो में मैंने यूजीसी सेमेस्टर थर्ड के सोशल साइकोलॉजी के कुछ स्कोप्स के बारे में बताया था। यानी इसके पिछले दो वीडियो में मैंने सोशल साइकोलॉजी के जो कार्य क्षेत्र हैं उसके बारे में जानकारी दी थी, जिसमें कुछ पॉइंट्स के मैंने डिटेल्स से आप लोगों को बताया था। जिसमें पहला पॉइंट्स हमारा था मनोवृत्ति यानी एटीट्यूड, दूसरा था सामाजिक प्रत्यक्षण यानी सोशल परसेप्शन, तीसरा हमारा था पूर्वाग्रह तथा विभेद यानी प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, चौथा हमारा था अंतर्वैयक्तिक आकर्षण यानी इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, पांचवा हमारा था जनमत तथा प्रचार यानी पब्लिक ओपिनियन एंड प्रोपगेंडा, छठा हमारा था नेतृत्व यानी लीडरशिप, सातवां हमारा था सामाजिक प्रभाव सोशल इन्फ्लुएंस। इसी चीज को मैं आगे बढ़ाऊंगी आज क्लास में। आज आप लोगों को बताऊंगी कि इसके और भी कुछ कार्य क्षेत्र हैं जिसके बारे में डिटेल से आप लोगों को जानकारी दूंगी। तो इसका आठवां पॉइंट जो है वो है परोपकारिता, आक्रमणशीलता, सहयोग तथा प्रतिद्वंदिता। इट मीन्स अल्ट्रिज्म, एग्रेसिवनेस, कोऑपरेशन एंड कंप्लीशन। यानी कि इन सभी जो है आधुनिक मनोवैज्ञानिक, समाज मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने इन चारों को यानी परोपकारिता, आक्रमणशीलता, सहयोग और प्रतिद्वंदिता को प्रमुख कार्य क्षेत्र माना है। अब हम लोग इसका बारे में डिटेल से जानेंगे कि ये सब है क्या, यानी परोपकारिता, आक्रमणशीलता, प्रतिद्वंदिता और सहयोग क्या है। तो समाज मनोवैज्ञानिकों के अनुसार परोपकारिता एक ऐसा सामाजिक व्यवहार है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सहायता बिना किसी प्रकार की लाभ की उम्मीद करता है। यानी कि वह जो भी सहायता करता है वो उससे वापस में लाभ की उम्मीद नहीं करता है। केली और बर्न ने 1976 में अपने अध्ययन के अनुसार से पाया है कि परोपकारिता का गुण वैसे व्यक्तियों में अधिक पाया जाता है जिन्हें बचपन से ही इस ढंग से व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। यानी जिस घर का माहौल वैसा होता है कि वे दूसरे लोगों की मदद करते हैं बिना किसी स्वार्थ की, तो वो बचपन से ही बच्चा देखकर वही चीज सीखता है और उसी चीज को अपने में ढालता है और बड़ा होकर भी वही काम वो करता है। इस पर अब उसके बाद हम लोग आते हैं मेयर्स ने कहा है कि 1988 क्वेश्चन के आक्रमणशीलता, हम लोग आक्रमणशीलता के बारे में जानते हैं। तो इसके अनुसार से मेयर्स ने 1988 में कहा है कि आक्रमणशीलता एक ऐसा शारीरिक यानी फिजिकल या शाब्दिक भरबल व्यवहार है जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हानि या आघात पहुंचाने की कोशिश करता है। यानी कि आक्रमणशीलता जो हुआ इसमें एक व्यक्ति जो होता है दूसरे व्यक्ति को आघात पहुंचाता है या हानि पहुंचाता है, यानी उस पर अचानक अटैक करता है। इसे आक्रमणशीलता कहते हैं। बेरोन एंड बर्न ने 1977 में अपने अध्ययन के अनुसार से आक्रमणशीलता का मुख्य 3 कारण बताया। मैंने क्यों लोग आक्रमणशीलता वाला व्यवहार अपनाते हैं, क्यों ऐसा बिहेव करते हैं, इसके प्रमुख 3 कारण बतला है। जिसमें पहला कारण है कुछ व्यक्तियों में ऐसा व्यवहार करने की एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए किसी का अगर मदर या फादर या किसी भी फैमिली मेंबर्स में किसी में एग्रेसिवनेस पाया जाता है तो ऑटोमेटिक जेनेटिक वे में ही मतलब जेनेटिक वे में बच्चे में आ जाता है। तो एक गुण अपने आप होता है, तो माँ पिताजी का जो व्यवहार होता है बच्चे अपने आप ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो उसी व्यवहार को वो भी दिखाते हैं, यानी वैसे ये व्यवहार वो दूसरे के साथ में करते हैं। दूसरा कारण है पर्यावरण से संबंधित, यानी कभी कभी पर्यावरण में ही कुछ इस प्रकार के कारक होते हैं जो व्यक्ति को में निराशा या कुंठा यानी फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न कर देते हैं, जिसके बाद वह आक्रमणशीलता का व्यवहार उत्पन्न करता है। इसके आधार पर समाज मनोवैज्ञानिकों ने कुंठा आक्रामकता सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया। यानी इसी आधार पर समाज मनोवैज्ञानिकों ने कुंठा आक्रमणशीलता यानी फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी का प्रतिपादन किया। यानी कभी कभी अचानक कभी ऐसी घटना घट जाती है कि लोग उस तरह का व्यवहार करने के लिए ऑटोमेटिक विवश हो जाते हैं। यानी कि वह ऐसा उनके नेचर में नहीं होता है, लेकिन जब कुछ ऐसा होता है कि वह उसकी बर्दाश्त से बाहर होता है, यानी उस चीज को महसूस करते हैं तो वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो वो उस तरह का व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। तीसरा कारण है कुछ सामाजिक परिस्थितियां हैं जिनमें व्यक्ति आक्रमणशीलता को सीखता है। यानी कि समाज मनोवैज्ञानिकों ने आक्रमणशीलता को कम करने के बहुत सारे तरीके अपनाए। यानी कि तीसरा जो हमारा कारण है कि कभी कभी समाज की ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है कि बच्चा उस चीज को देख देख कर भी सीख लेता है। इसके अलावा भी समाज मनोवैज्ञानिकों ने इसे कम करने का, यानी कि जो आक्रमणशीलता हमारे में उत्पन्न होती है या किसी में जन्मजात होती है या कोई किसी के बिहेवियर को देखकर सीखता है या सिचुएशन में कभी कभी अचानक कोई ऐसा बिहेव कर देता है, तो इसको भी कम करने के समाज मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारे उपाय बताए हैं और रुचि दिखाई है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं इसी में सहयोग क्या है। तो सहयोग एक ऐसा सामाजिक व्यवहार है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। यहाँ जो कार्य का प्रतिफल होता है यानी जो आउटकम होता है
उसका श्रेय सभी व्यक्तियों में समान रूप से मिलता है। यानी कि किसी काम को यानी किसी कार्य को कुछ लोग मिलकर करते हैं तो उसका जो फल मिलता है वो सब में सामूहिक रूप से बांटा जाता है। इसके बाद हमारा लास्ट जो इसका है प्रतिद्वंदिता। यानी प्रतिद्वंदिता एक ऐसा सामाजिक व्यवहार है जिसमें व्यक्ति प्राय दूसरे व्यक्ति को किसी कीमत पर निष्पादन यानी कि परफॉर्मेंस अधिक आगे बढ़ाना चाहता है। यानी अगर कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति मिलकर अगर कार्य कर रहे हैं, ये दोनों अपना अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन दूसरे से आगे बढ़ने के लिए कभी कभी व्यक्ति उसको नीचा दिखाने की भी कोशिश करता है, चाहे उसे आघात पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें अपने आप को श्रेष्ठ बेहतर बनाने के लिए दूसरे के लिए वो कुछ भी कर सकता है। यानी कि वो उसे नीचा भी दिखा सकता है, उसे चोट भी पहुंचा सकता है, लेकिन अपना एक पोजीशन हासिल करने के लिए, उससे आगे बढ़ने के लिए वो ऐसा करता है। इसे हम लोग प्रतिद्वंदिता की श्रेणी में रखेंगे। तो इस तरह से देखा जाता है कि समाज मनोवैज्ञानिकों ने सहयोग और प्रतिद्वंदिता का भी क्षेत्र जो है इस पर बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं और समाज मनोविज्ञान में इसका भी अध्ययन किया जाता है। 9वां हमारा 9th नंबर है अफवाह यानी र्यूमर। अफवाह क्या है? तो अफवाह या जनमत किसी व्यक्ति या घटना के बारे में एक अप्रमाणिक यानी अनवेरिफाइड कहानी है। यानी ये एक ऐसा कार्य क्षेत्र होता है जिसमें आधुनिक समाज मनोवैज्ञानिकों ने रुचि प्रारंभिक समाज मनोवैज्ञानिक की रुचि की अपेक्षा थोड़ा कम दिखाई है। यानी पहले जो दिखाया गया था मनोवैज्ञानिकों ने, जो स्टार्टिंग में समाज मनोवैज्ञानिक थे, उन लोगों ने रुचि ज्यादा दिखाई थी, लेकिन आजकल की जो आधुनिक समाज मनोवैज्ञानिक है वे इस पर रुचि थोड़ा कम दिखाए हैं। लेकिन इस क्षेत्र में ऑलपोर्ट और पोस्टमैन ने 1947 में बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए थे। इन लोगों ने अफवाह जो है उसके बारे में बताते हुए कहा था कि अफवाह जो है वो दो बातों पर निर्भर होती है। पहला, परिस्थिति में अस्पष्टता यानी एम्बिग्युइटी ऑफ सिचुएशन, तथा दूसरी है परिस्थिति की महत्ता यानी इम्पोर्टेंस ऑफ सिचुएशन। यह क्या है कि यदि कोई परिस्थिति ऐसी है जो बहुत से व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कोई ऐसी घटना घटी जो बहुत से व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है, तो या और वो जो घटना है वो अस्पष्ट है, यानी कि वह भिन्न भिन्न लोगों के लिए और भिन्न भिन्न ढंग से वर्णन की है। यानी कोई घटना ऐसी घटी जो सब कोई उसके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन जो जैसा देखते हैं वो उसी के अनुसार से अपनी कहानी कहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अफवाह का निर्माण तथा फैलाव दोनों ही तेजी से होता है। या ऐसा अक्सर युद्ध के क्षेत्र में होता है। यानी जब युद्ध की घटना होती है, अगर किसी देश में या किसी राज्य में युद्ध होती है तो उसमें ये सब घटना देखी जाती है कि अफवाह जो है बहुत तेजी से फैलती है। हमारा लास्ट जो है 10वां नंबर 10th नंबर समूह प्रभाव यानी ग्रुप इन्फ्लुएंस। इसमें क्या है, समूह आधुनिक समाज मनोवैज्ञानिकों ने समूह प्रभाव यानी ग्रुप इन्फ्लुएंस के क्षेत्र में काफी सक्रिय योगदान दिया है। समूह प्रभाव क्या है? समूह प्रभाव से तात्पर्य भिन्न भिन्न प्रकार के समूहों द्वारा व्यक्तियों पर पड़ने वाले प्रभाव से होता है। इन लोगों ने इन समूह के प्रभाव को 7 भागों में बांटा है। यानी समूह का जो प्रभाव पड़ता है व्यक्तियों पर और समाज मनोविज्ञान पर, इसका भी अलग अलग इनको 7 भागों में बांटकर समाज मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है। जिसमें पहला है सामाजिक सरलीकरण यानी सोशल फैसिलिटेशन, दूसरा है भीड़ भाड़ यानी क्राउडिंग, तीसरा है सामाजिक स्वचारिता यानी सोशल लॉफिंग, तीसरा है अव्यस्टीकरण यानी कि डी इंडिविजुअलाइजेशन, 5वां है समूह ध्रुवण यानी कि ग्रुप पोलराइजेशन, उसके बाद नेक्स्ट है समूह चिंतन यानी ग्रुप थिंक, और लास्ट है अल्पसंख्यक प्रभाव यानी माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस। इन सारे जो समूह के प्रभाव है यानी 7 भागों में इन समूह के प्रभावों के बारे में अलग अलग करके इनको जानकारी दी गई है समाज मनोविज्ञान में। इस तरह से समूह के प्रभाव के बारे में महत्वपूर्ण समानीकरण कर रहे हैं, यानी कि किस तरह से व्यक्ति का इसमें जनरलाइजेशन होता है, इसके बारे में जानकारी दी जाती है समाज मनोविज्ञान में। इस तरह हम देखते हैं कि आजकल समाज मनोविज्ञान का क्षेत्र का जो है बहुत ही बढ़ गया है और अनेक शोध कार्य और प्रयोग किए जा रहे हैं इससे रिलेटेड, और उनसे वे लोग संबंधित क्षेत्रों की समस्या को और अधिक से अधिक सुलझा सके। यानी किसी समाज में कौन कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं और उनको अच्छे से समझा सके लोगों को, और उसकी जानकारी दे सके और इसका निदान पाया जा सके, इसकी कोशिश की जा रही है। इसलिए समाज मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, जिससे लोग अपनी जिंदगी को आराम से काट सकें और इससे लोग प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है उसे समझ सकें और उसे अपने में जनरलाइजेशन कर सके, उसे निदान पाने की कोशिश कर सकें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ भी नेक्स्ट वीडियो में आपके पास उपस्थित होंगी। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।